क्विंगयुन संप्रदाय में एक नीच झाड़ू वाले के रूप में जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी वह मेरा थकाऊ काम नहीं था, बल्कि वे ट्रांसमाइग्रेटर्स थे जो अपने ऑलमाइटी सिस्टम लेकर टपक पड़ते थे। कल ही मैंने एक को दफनाया जो किस्मत बदलने के बारे में चिल्ला रहा था, और आज एक और आ गया जो क्लेम कर रहा था कि पूरे संप्रदाय को जीत लेगा। सच में इन दिनों झाड़ू वाला होना संप्रदाय गुरु से ज्यादा मुश्किल है, खासकर जब से इस नए बाहरी शिष्य का नाम लॉन्गेओशन था। सुना था कि वह एक कथित जीनियस था जिसके पास सुपर रिसाइकलिंग सिस्टम था, और जिस तरह से वह लोगों को देखता था वह बड़ा स्केची था, जैसे कोई दुकानदार शेल्फ पर सामान की कीमत लगा रहा हो। अभी उसकी ग्रीडी नजरें पीछे के पहाड़ की एक टूटी फूटी एल्केमी फर्नेस पर टिकी थी, एक सख्त मना जगह जहां ग्रैंड एल्डर ने साफ हुक्म दिया था कि पास जाने वाले को मार दिया जाएगा। लेकिन लॉन्गेओशन डरता नहीं था, क्योंकि उसके पास अपना ऑलमाइटी सिस्टम था। मैं चुपचाप गिरे पत्ते झाड़ रहा था जब मैंने देखा वह कोई स्कैनर पकड़े हुए है, जो अचानक बीप करने लगा। डिंग! एक पुरानी डिवाइन आर्टिफैक्ट डीमन सप्रेसिंग फर्नेस मिली। रिसाइकलिंग वैल्यू 100 मिलियन पॉइंट्स। लॉन्गेओशन का चेहरा तुरंत खुशी से लाल हो गया। वह खुद से बुदबुदाया, इन 100 मिलियन पॉइंट से सीधे होली बॉडी ले सकता हूँ और उन सब एरोगेंट इनर डिसाइपल्स को धूल चटा सकता हूँ। उसने लालच से हाथ रगड़े और आगे बढ़ने लगा। मैंने झाड़ू रोकी, चुपचाप ब्लास्ट का सही दायरा सोचा, 30 कदम पीछे एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और एक पल सोचकर अपनी छाती पर एक साइलेंस टैलिस्मान भी लगा लिया। लॉन्गेओशन फर्नेस तक पहुंचा, अचानक मुड़ा, मुझे देखा और एक गहरी खतरनाक नजर से गुर्राया। अरे, तुम कचरा झाड़ रहे हो, होशियार रहो। आज यहाँ जो देखा उसके बारे में एक शब्द निकाला तो तुझे भी रिसाइकल कर दूंगा। मैंने आंखें नीची करके शांति से जवाब दिया, निश्चिंत रहो सीनियर ब्रदर, मैं तो पूरी तरह अंधा हूँ। समझदारी की बात है। उसने मजाक उड़ाया और वापस मुड़कर दोनों हाथ फर्नेस पर पटकते हुए चिल्लाया, सिस्टम, इसे रिसाइकल करो। फर्नेस जोर से कांप उठी, एक बहरा कर देने वाली गर्जना जो किसी गिरते हुए खजाने के महल जैसी लगी, और अगले ही पल डिमोनिक एनर्जी का एक विशाल स्तंभ काली स्याही की तरह आसमान में फट पड़ा। वह फर्नेस कोई बेसहारा डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं थी, यह एक पुराने डीमन वेनरेबल की खतरनाक रेमनेंट सोल को दबाने वाली मुख्य फॉर्मेशन की आंख थी, और सिस्टम के सरासर ग्रीडी मूर्खपन ने तुरंत पूरे अरे का काउंटर मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिया था। वार्निंग, रिसाइकल्ड आइटम की क्षमता बहुत बड़ी है, सिस्टम टूटने की कगार पर है। लॉन्गेओशन के दिमाग के अंदर की मैकेनिकल आवाज अचानक बाहर ब्रॉडकास्ट होने लगी, एक कान फाड़ने वाले डेस्परेट अलार्म में बदलकर। क्या? सिस्टम, मुझे बचाओ! लॉन्गेओशन शुद्ध डर में चिल्लाया, क्योंकि काली डीमोनिक एनर्जी तुरंत उसके अंगों के चारों ओर कसकर लिपट गई। उसकी त्वचा तेजी से सड़ने और जलती मोमबत्ती की तरह पिघलने लगी। ठीक उसी वक्त सुनहरी रोशनी की एक लकीर सीधे उसकी खोपड़ी के ऊपर से निकली। सिस्टम का मुख्य हिस्सा उसे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश? मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और झाड़ू के एक आसान मंजे हुए झटके से हवा में एक बिल्कुल साधारण छोटा पत्थर उछाला, उस सुनहरी रोशनी को एकदम सटीक निशाने पर मारा। एक तेज आवाज के साथ सुनहरी रोशनी रास्ते से उखड़ गई और बढ़ते डीमोनिक एनर्जी के स्तंभ में वापस जा गिरी। सिस्टम ने एक भयानक चीख दी जो सीधे मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने बिना किसी भाव के देखा जब डीमोनिक एनर्जी ने सुनहरे सिस्टम और लॉन्गेओशन दोनों को पूरी तरह निगल लिया। उसकी आखिरी चीखें भी, जमीन पर खून के उबलते पोखर के अलावा कुछ नहीं बचा। जब ग्रैंड एल्डर आखिरकार वहां पहुंचे, उनका चेहरा गुस्से से एकदम हरा हो गया था। उन्होंने मुझे दूर सुरक्षित जगह छुपे देखा, फिर खून का पोखर देखा और दहाड़े डीमोनिक एनर्जी ली। यह किसने किया? मैंने जोर से कांपने का नाटक किया, खून की तरफ कांपती उंगली उठाई और हकलाते हुए बोला, इस सीनियर ब्रदर ने कहा कि फर्नेस गंदी लग रही है और साफ करना चाहते थे, लेकिन नतीजा? बेवकूफ! ग्रैंड एल्डर ने गुस्से में कहा, एक हाथ लहराकर खून का पोखर उड़ा दिया, फिर मुझे घूरकर बोले, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? यह शिष्य मरने से डरता था। मैंने सच में जवाब दिया, ठीक है, कम से कम ईमानदार हो। ग्रैंड एल्डर ने गुर्राते हुए कहा और टूटी फॉर्मेशन ठीक करने में लग गए।
जब सब चले गए और जगह पूरी तरह साफ हो गई, मैं धीरे धीरे उस जगह गया जहाँ खून का पोखर था। जमीन पर एक छोटा नाखून जितना सुनहरा टुकड़ा चुपचाप पड़ा था। सिस्टम की लाश। मैंने शांति से झाड़ू से उसे अपने खास बने लीड लाइन कूड़ेदान में साफ किया और खुद से बुदबुदाया, यह 108 हो गए। बस एक और ग्रीडी भूत। लॉन्ग ओशन की गंदी मौत के ठीक 7 दिन बाद एक नए आने वाले की वजह से बाहरी संप्रदाय एक बार फिर हलचल से भर गया। ये फेंग नाम का एक सुंदर लड़का, जो ज्यादातर लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत दिखता था और हाथ में पंखा फड़फड़ाता रहता था, एक घमंडी कमल जैसी चाल से चल रहा था। मैंने उसके पंखे पर नजर डाली और उसे गुलाबी कर्मा के धागों में लिपटा देखा। यह रोमांस कॉन्क्वेस्ट सिस्टम का निशान था। उसका पूरा टारगेट बिल्कुल साफ था, संप्रदाय की मशहूर ठंडी और अलग थलग होली मेडन लिन किंग्स। मैंने उसे बुदबुदाते सुना, जब तक मैं इस एस ग्रेड एनपीसी को जीत लूं, संप्रदाय का आखिरी खजाना मिल जाएगा, सुप्रीम डुअल कल्टीवेशन टेक्निक अनलॉक होगी और यह पूरा किंगयून संप्रदाय मेरा निजी हारेम बन जाएगा। एक मंडप में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर ये फेंग अपनी बड़ी बड़ी प्लान्स हवा में बना रहा था, मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि उसके सिस्टम की नजर में मैं बस एक बैकग्राउंड एनपीसी था, एक ग्रे नेम प्रॉप। ये फेंग रोमांटिक मुलाकात बनाने के लिए पूरी तरह बाहर निकल गया। पहली बार उसने रास्ते पर एक नाटक रचा। लिन किंग्स के गुजरने वाले रास्ते पर एक बेसहारा विद्यार्थी बनकर बैठा जो अपने मरे हुए पिता को दफनाने के लिए खुद को बेच रहा था। मैं उस दिन वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने बिना सोचे मुट्ठी भर बहुत तेज खुजली वाला पाउडर उस पुआल की चटाई के नीचे छिड़क दिया जहाँ उसके मरे हुए पिता लेटे थे। और ठीक जब लिन किंग्स वहाँ से गुजरी, नकली लाश अचानक उछल पड़ी, खुद को जोर जोर से खुजलाते हुए मार्शल आर्ट्स के घूंसे चलाने लगी। लिन किंग्स ने उन्हें पूरी घृणा की एक ठंडी नजर मारी और तुरंत चली गई। अपने दूसरे ट्राई के लिए ये फेंग ने पीछे के पहाड़ में लिन किंग्स को बचाने वाला हीरो बनने के लिए कई बाहरी शिष्यों को रिश्वत देने में काफी पैसा लगाया, तो मैंने बिना सोचे कुछ बेहद एग्रेसिव म्यूटेटेड फायर स्टिंगर हॉर्नेट के घोंसले उन झाड़ियों में फेंक दिए जहाँ वे ठग छुपे थे। जब लिन किंग्स पास आई, ये फेंग नाटकीय रूप से चिल्लाते हुए बाहर कूदा, लड़की को जाने दो। लेकिन झाड़ियों से निकले ठगों ने लिन किंग्स पर हमला नहीं किया, बजाय इसके उन्होंने अपने सूजे हुए हिस्से पकड़े और रोते चिल्लाते सीधे ये फेंग की तरफ दौड़ पड़े। दरअसल ये फेंग ने खुद पर सिस्टम का एक स्पेशल इत्र लगाया था जो इंसानों पर काम करता था, लेकिन म्यूटेटेड हॉर्नेट्स के लिए बिल्कुल घातक अट्रैक्शन था। नतीजा यह हुआ कि ये फेंग अपना सिर पकड़कर जान बचाते भागा, जबकि लिन किंग्स की घृणा की नजर और गहरी हो गई। वह बुदबुदाई, पागल। उसने तलवार निकाली और झुलाई। उससे निकली शॉकवेव ने ठगों को उड़ा दिया और ये फेंग को लापरवाही से 30 फीट दूर पटक दिया। तीसरी और आखिरी बार तक ये फेंग सच में हताश था, क्योंकि उसके सिस्टम ने एक साफ रेड वार्निंग जारी की थी। अगर होस्ट 3 दिनों के अंदर लिन किंग्स का प्यार नहीं जीत सका तो होस्ट को मिटा दिया जाएगा। उसने अपनी सारी बेकार नाटकीय चालें छोड़ी और सीधे अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड पर आ गया। उस सुबह उसने ट्रेनिंग हॉल जाने वाला एकमात्र रास्ता रोक लिया और अपना जहरीला पीच ब्लॉसम फैन शान से फड़फड़ाया। सुप्रभात सीनियर सिस्टर किंग्स। वह मुस्कुराया और पंखा खोलते हुए एक हल्की गुलाबी धुंध छोड़ी जो सुबह के कोहरे में घुलकर चुपचाप उसकी तरफ फैलने लगी। वह धुंध सिस्टम का हाई लेवल 9 ट्विस्ट सोल स्टीलिंग स्मोक था, इतना पावरफुल कि एक नए सोल एक्सपर्ट को भी एक सांस में बेकाबू हालत में ला दे। लिन किंग्स बिल्कुल बेक पर आगे बढ़ती रही। ये फेंग की आंखों में लालच छलक रहा था जब उसने चुपचाप मन में गिनना शुरू किया। 3, 2 ए भी गिन रहा था और हाथ में कैंची लेकर मैंने रास्ते के किनारे छुपी एक बेहद किंची हुई, पूरी तरह ध्यान देने लायक कंटीली बेल काट दी। बेल ने तेज चाबुक की तरह वापस झटका खाया और ये फेंग के टखने पर एकदम सटीक निशाने पर लगी। और ठीक जब वह अपनी सबसे शानदार मुद्रा में था, उसका पैर फिसला और वह मुंह के बल गिर पड़ा। पंखा उसके हाथ से छूट गया, हवा में गुलाबी आर्ट बनाता हुआ सीधे लिन किंग्स के चेहरे की तरफ उड़ा। मुझ पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? लिन किंग्स एक मास्टर स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर थी। बिना सोचे रिफ्लेक्स पर रिएक्ट की। तलवार की एक चमकदार लकीर के साथ वह बेहद महंगा पीच ब्लॉसम फैन बीच से साफ कट गया। अंदर भरा हुआ कॉन्सेंट्रेटेड सोल स्टीलिंग स्मोक तुरंत फट पड़ा, लेकिन लिन किंग्स की तरफ जाने के बजाय ये फेंग के मुंह के बल गिरे होने की वजह से गुलाबी धुंध का पूरा बादल जोर से पलटा और सीधे उसके अपने चेहरे पर जा लगा। बहुत गर्म। ये फेंग हाफा। उसका चेहरा तुरंत गहरे बैंगनी रंग का हो गया, आंखें पूरी तरह धुंधली और बेकाबू। वह अपने ठीक सामने एक बड़े काई से ढके पत्थर को एकटक देख रहा था। उसे किसी अनोखी सुंदरी का भ्रम हो रहा था। किंग्स, वह कराहा खुरदरी गंदी चट्टान को गले लगाकर चूमने लगा और खुद के कपड़े फाड़ने लगा। आसपास से गुजरते सारे बाहरी शीशे हक्के बक्के रह गए। क्या सीनियर ब्रदर ये को पत्थरों से प्यार है? किसी ने फुसफुसाया। लिन किंग्स का चेहरा पूरी घृणा से भर गया। 3 कदम पीछे हटते हुए उसने ठंडे स्वर में हुक्म दिया, बेशर्म। डिसिप्लिन स्क्वाड कहाँ है? 2 डिसिप्लिन एल्डर्स हवा से प्रकट हुए। उनके बूढ़े चेहरे चमकीले लाल हो गए जब उन्होंने ये फेंग को चट्टान के साथ वह सब करते देखा। उन्होंने उसे पकड़ा और चिल्लाए, इसे घसीटो, इसकी कल्टीवेशन छीनो और संप्रदाय से निकालो। ये फेंग को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा गया। मेरे पास से गुजरते हुए वह चिल्लाया, सिस्टम, मुझे बचाओ, मेरा हारेम।
मैंने झाड़ियां काटते हुए ऊपर भी नहीं देखा, बस बोला, जाते वक्त ध्यान रखना सीनियर ब्रदर। वैसे उस चट्टान पर फायर एंड्स का घोंसला है, ध्यान रखना कहाँ हाथ लगाओ। उस रात बाद में पीछे के पहाड़ से एक भयानक चीख गूंजी। सिस्टम ने मिशन पूरी तरह फेल होते देख अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल शुरू कर दिया, जिससे ये फेंग जोर से ब्लास्ट हो गया। जैसे ही मैंने उसके हल्के चमकते गुलाबी सिस्टम के टुकड़े को कूड़ेदान में स्वीप किया, मैंने बस सिर हिलाया और आह भरी, लालच गले में पड़ी फांस है। हम गरीब लोग सच में इससे नहीं खेल सकते। ये फेंग की लाश पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि तीसरे कथित जीनियस ने आत्मविश्वास से अपनी शानदार एंट्री की। वैंग फुगी, एक ऐसा नाम जो सच में दौलत चिल्लाता था, और सच यह था कि वह वाकई घिनौना अमीर था, क्योंकि उसके पास एक डिवाइन टाइकून सिस्टम था। सिस्टम, 1 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक्सचेंज करो, पूरी बेस्ट क्वालिटी चाहिए। वैंग फुगी ने स्क्रिप्चर पवेलियन के सामने हाथ लहराया और चमकते स्पिरिट स्टोन्स का एक झरना पतली हवा से बाहर आ गया, तुरंत एक चमकदार विशाल पहाड़ में जमा हो गया। वे स्पिरिट स्टोन्स बिल्कुल साफ और पारदर्शी थे, एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ रहे थे जो संप्रदाय के अपने खजाने से भी बेहतर थी। वैंग फुगी दौलत के इस पहाड़ पर विजय खड़ा था और आसपास के शिष्यों को एरोगेंट पागल हंसी से देख रहा था। मार्शल आर्ट्स में मेहनत करके क्या मिलेगा, पैसा ही दुनिया घुमाता है। आज से जो कोई मुझे डैडी बुलाएगा उसे 10 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। पूरा चौक ठीक एक पल के लिए चुप हो गया और फिर पूरी तरह उबल पड़ा। कई शिष्य तुरंत चिल्लाने लगे, डैडी वैंग, अडॉप्टिव फादर, कृपया अपने बच्चे का प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ तक कि कई आउटर सेक्ट एल्डर्स भी लालच से आंखें लाल किए आगे बढ़ आए। वे अपने हाथ रगड़ते हुए बेशर्मी से भीख मांगने लगे। एक पल में किंग्यून सेक्ट की पूरी व्यवस्था बिखर गई। अब कोई स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, हर कोई सिर्फ पेमेंट पाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए लाइन में खड़ा था। वैंग फुगी अपने पैरों तले पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को कुचलने वाली इस ताकत का भरपूर आनंद ले रहा था। तभी उसने मुझे देखा और घमंड से बोला, अरे तुम स्वीपर, इधर आओ, मेरे जूते साफ करो, इन पर थोड़ी धूल लग गई है। अगर तुम इन्हें अच्छे से चाट कर साफ कर दोगे तो 10,000 स्पिरिट स्टोन्स का यह बैग तुम्हारा होगा। उसने लापरवाही से स्पिरिट स्टोन से भरा भारी बैग मेरी तरफ फेंक दिया। बैग मेरे झाड़ू से टकराकर नीचे गिरा। आसपास मौजूद सभी लोग मुझे जलती हुई ईर्ष्या से घूरने लगे। उनके चेहरे ऐसे थे मानो वे मेरी जगह खुद उसके जूते चाटने के लिए दौड़ पड़ेंगे। मैंने शांत नजरों से उस बैग को देखा, फिर जानबूझकर एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि मेरी विशेष दृष्टि में वे तथाकथित स्पिरिट स्टोन्स घने काले धुएं से ढके हुए दिखाई दे रहे थे। वह धुआं असामान्य रूप से भारी था। यह बढ़ा चढ़ाकर इकट्ठे किए गए फॉर्चून का भौतिक रूप था। सिस्टम की वेल्थ हवा से पैदा नहीं होती थी, वह पूरी दुनिया के भविष्य के स्पिरिचुअल रिजर्व्स को जबरदस्ती चुरा रहा था। मतलब साफ था, यदि कोई कल्टीवेटर इन स्पिरिट स्टोन्स को एब्जॉर्ब करता तो उसके मेरिडियंस बेकाबू होकर फैल जाते और अंत में पूरी तरह पत्थर बन जाते। संक्षेप में, ये घातक फेक करेंसी थे। मैंने शांत स्वर में कहा, ऑफर के लिए धन्यवाद यंग मास्टर वैंग, लेकिन इस शिष्य की कमर खराब है, मैं झुक नहीं सकता। जैसे ही लोगों ने देखा कि मैंने सचमुच मना कर दिया है, पूरा मैदान हंगामे से भर गया। क्या यह स्वीपर पागल हो गया है? वो 10,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं, मैं तो इसके लिए अपनी जान बेच दूं। कई लोग चिल्लाने लगे। वैंग फुगी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी चैरिटी ठुकरा दी। वह दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ और तुम उसे ठुकरा रहे हो। ठीक है, सिस्टम, ट्रायल वर्जन लॉ ओबीडियंस कमांड कार्ड एक्सचेंज करो। मैं इसे घुटनों पर गिराकर इस जमीन का हर पत्थर निगलवाऊंगा। तुरंत एक चमकता हुआ सुनहरा कार्ड उसके हाथ में प्रकट हुआ। कार्ड के साथ भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। मैंने झाड़ू का डंडा इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। यह कार्ड सचमुच परेशानी भरा था। भले ही यह सिर्फ ट्रायल वर्जन था, लेकिन रूल्स पावर का एक छोटा हिस्सा भी किसी साधारण शरीर के लिए बेहद खतरनाक था। मैं गंभीरता से सोच रहा था कि इसे किसी दुर्घटना का शिकार बना दूं। शायद इसका पैर फिसल जाए या फिर यह खुद वही कार्ड निगल ले। तभी पीछे के फॉरबिडन माउंटेन ग्राउंड से एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। पूरा आसमान कांप उठा। यह हेवनली दाव का क्रोध था। इतनी बड़ी मात्रा में फेक स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक बाजार में भर जाने से सेक्ट का स्पिरिचुअल डेंसिटी असामान्य रूप से बढ़ गया था। दुनिया के प्राकृतिक नियम जबरदस्ती एक्टिवेट हो गए। पहले लॉन्ग याचिन द्वारा क्षतिग्रस्त कोर फॉर्मेशन आई को ग्रैंड एल्डर ने तो ठीक कर दिया था, लेकिन वह अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। अब फेक स्पिरिचुअल एनर्जी की इस बार ने उसे फिर से चोट पहुंचा दी। क्रैक, एक तेज दरार गूंजी। फॉर्मेशन आई हिंसक रूप से फट गया। क्या हो रहा है? भूकंप है क्या? लोग घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन वैंग फुगी के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसके चमकदार टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अचानक पिच ब्लैक हो गए। वे भयावह डीमन स्टोन्स में बदल गए। अगले ही पल वे लोगों की त्वचा से चिपक गए और पागलों की तरह उनका ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी चूसने लगे। यह डीमोनिक आर्ट है, वह डीमोनिक कल्टीवेटर है, उसे पकड़ो।
उसे मार डालो। जो भीड़ कुछ पल पहले उसकी पूजा कर रही थी वही अब आतंक में चीख रही थी। वैंग फुगी के चेहरे पर पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। वह घबराकर चिल्लाया, सिस्टम, मेरी रक्षा करो, इनविंसिबल शील्ड्स एक्टिवेट करो, शिनरा टेंसी एक्सचेंज करो, इन सबको उड़ा दो। लेकिन सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल वॉइस गूंजी, डिंग, हेवनली दाओ लॉज द्वारा पूर्ण लॉक डिटेक्टेड, सिस्टम एनर्जी पूरी तरह सील कर दी गई है, एक्सचेंज असंभव है। यह सूचना सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह उसकी मौत का फरमान था। क्या? तू बेकार सिस्टम, मेरे पैसे वापस कर, वह पागलों की तरह चीख रहा था। उसी समय आकाश में एक गहरा बैंगनी लाइटनिंग बोल्ट तेजी से बनने लगा। यह साधारण बिजली नहीं थी, यह हेवनली पनिशमेंट थी, ऐसी सजा जो आम लोगों पर नहीं गिरती। यह केवल उन अनोमलीज को निशाना बनाती थी जो दुनिया के नियमों को तोड़ते थे। बूम! कानों को फाड़ देने वाली गर्जना हुई। बिजली ने बाकी सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सीधा वैंग फुगी के सिर पर आ गिरी। उसकी निराश चीख हवा में गूंज उठी, मैं अभी तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं बना। चमकती हुई बैंगनी रोशनी के भीतर वैंग फुगी का शरीर तेजी से गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके अंदर मौजूद सिस्टम मूर्खतापूर्ण तरीके से हेवनली पनिशमेंट की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके पलटवार करने की कोशिश कर रहा था। परिणाम, सिस्टम तुरंत ओवरलोड हो गया। बूम! एक भयानक रक्तरंजित विस्फोट हुआ। टूटे हुए स्पिरिट स्टोन्स की धूल पूरे आसमान में बरसने लगी। जो भी शिष्य उस पाउडर को गलती से सांस के साथ अंदर ले रहा था, उसकी मेहनत से कमाई हुई कल्टीवेशन तुरंत गिरने लगी। कई लोगों का कल्टीवेशन बेस एक पूरे मेजर रियम तक नीचे चला गया। पूरा किंग्यून सेक्ट निराशा भरी चीखों से गूंज उठा। मैं चुपचाप स्क्रिप्चर पवेलियन के सबसे मोटे स्तंभ के पीछे छिपा रहा। फिर मैंने वैंग फुगी द्वारा फेंके गए 10,000 स्पिरिट स्टोन्स के बैग को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीधे सीवर ड्रेन में लात मार दी। मैं धीरे से बुदबुदाया, भगवान का शुक्र है कि मुझे गरीब रहने की आदत है। यह आसमान हिलाने वाली दौलत सचमुच जानलेवा है। उसी समय जमीन पर एक विशाल सुनहरा फ्रैगमेंट पड़ा हुआ था। यह पिछले सभी फ्रैगमेंट्स से कई गुना बड़ा था। जब एल्डर्स घायल शिष्यों को बचाने में व्यस्त थे, मैं आराम से उसके पास गया, उसे कीचड़ में गहराई तक दबाया और अपनी एड़ी के नीचे बेरहमी से कुचल दिया। किंग्यून सेक्ट की नींव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उन्हें मजबूर होकर पूरा पर्वत सील करना पड़ा ताकि सेक्ट धीरे धीरे रिकवर कर सके। लेकिन सिस्टम होस्ट्स के लिए अराजकता हमेशा एक अवसर होती है और ज्यादा समय नहीं बीता कि चौथा तथाकथित जीनियस सामने आ गया। यह व्यक्ति बाकी होस्ट्स जैसा बिल्कुल नहीं था। वह असाधारण नहीं दिखता था, बल्कि बेहद साधारण लगता था। फिर भी उसे देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसका नाम था जियांग टैन, आउटर सेक्ट डिसिप्लिन हॉल का नया डीकॉन। वह हमेशा अपने साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखता था और लगातार हर संदिग्ध दुर्घटना वाली जगह पर दिखाई देता था, क्योंकि वह डिवाइन डिटेक्टिव सिस्टम का होस्ट था। उसका मिशन था किंग्यून सेक्ट में हो रही रहस्यमय मौतों की सच्चाई का पता लगाना और उस मास्टरमाइंड को पकड़ना जिसे लोग क्लीनर कहने लगे थे। अंतिम रिवॉर्ड था ऑल सीइंग सीक्रेट आई ऑफ हेवन। मेरे सिर में दर्द होने लगा क्योंकि पहली बार कोई सिस्टम होस्ट सक्रिय रूप से मेरा शिकार कर रहा था। कुछ दिनों बाद मैं पीछे के पर्वत पर वही पत्थर का मंच साफ कर रहा था जहाँ लॉन्ग एओशन की मौत हुई थी। तभी जियांग टैन वहाँ पहुँच गया। उसने आसपास के सुंदर दृश्य की तरफ देखा तक नहीं, सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से पत्थरों की दरारें जांचने लगा। वह धीरे से बुदबुदाया, अजीब, यहाँ की मिट्टी में आसपास की तुलना में 0.01% ज्यादा कार्बनाइज्ड हीमोग्लोबिन मौजूद है और स्पिरिचुअल फ्लो में कृत्रिम रूप से किए गए सेपरेशन के स्पष्ट संकेत हैं। कुछ पल बाद वह खड़ा हुआ। उसकी तेज नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। क्या तुम इस क्षेत्र के स्वीपर हो? हाँ, डीकॉन, मैंने विनम्रता से जवाब दिया। उसने तुरंत पूछा, जिस दिन लॉन्ग एओशन मरा था उस दिन तुम कहाँ थे? मैंने थोड़ा हकलाने का अभिनय किया। यह शिष्य उधर पत्ते साफ कर रहा था। और तुमने क्या देखा? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। मैंने देखा कि फर्नेस से काला धुआं निकलने लगा था। मैं डर गया और तुरंत भाग गया। जियांग टैन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगा। उसी समय उसका सिस्टम मेरा एनालिसिस कर रहा था। टिंग, हार्ट रेट पूरी तरह स्थिर, माइक्रो एक्सप्रेशंस में कोई असामान्यता नहीं, स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन शून्य। निष्कर्ष, साधारण मॉर्टल। उसकी आंखों में मौजूद संदेह थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। अचानक उसने कहा, अपना झाड़ू मुझे दो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई, क्योंकि यह झाड़ू बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन इसने इतने सिस्टम फ्रैगमेंट्स साफ किए थे कि इसमें हल्की लॉ एनर्जी समा चुकी थी। मैंने शांत चेहरे के साथ झाड़ू उसे पकड़ा दी। जैसे ही जियांग टैन ने हैंडल पकड़ा, उसका सिस्टम चीख उठा। टिंग, अज्ञात रेडिएशन की अत्यधिक उच्च मात्रा डिटेक्टेड, डेंजर लेवल
SSS। जियांग टैन का हाथ जोर से कांप गया, लगभग झाड़ू उसके हाथ से गिर गई। वह भयभीत होकर झाड़ू को घूरने लगा। यह आखिर है क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने सिर खुजलाया और पूरी मासूमियत से जवाब दिया, मुझे यह टॉयलेट के पीछे मिली थी। यह सीवर खोलने में बहुत काम आती है। शायद इस पर हजारों साल पुराना सख्त मल चिपका हुआ है। जियांग टैन का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। उसे लगा कि सिस्टम जिस रहस्यमय रेडिएशन की चेतावनी दे रहा है वह शायद हजारों साल पुराना जादुई मल है। उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया, फिर झाड़ू मेरी तरफ फेंकते हुए चिल्लाया, भविष्य में मुझसे दूर रहना और पहले इस घिनौनी चीज को धो लेना। उसने नाक दबाई और लगभग भागता हुआ वहां से निकल गया। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। यह आदमी बहुत खतरनाक था, बहुत ज्यादा तेज। उसे जीवित छोड़ना भविष्य की एक बड़ी समस्या बन सकता था। उसका सिस्टम लगातार सटीक डेटा इकट्ठा कर रहा था और यह सिर्फ समय की बात थी जब वह मेरे अस्तित्व की पूरी सच्चाई तक पहुंच जाता। उसी रात जियांग टैन चुपके से फॉरबिडन स्क्रिप्चर पवेलियन में घुस गया। उसे पूरा यकीन था कि क्लीनर के बारे में कोई बड़ा सुराग वहीं छिपा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि पवेलियन की एंशिएंट प्रोटेक्टिव अरेज किसी भी प्रकार की मैजिकल इन्वेस्टिगेशन से नफरत करती थीं और उसकी डिवाइन डिटेक्टिव सिस्टम इस समय सीधे उनकी नजरों में आ चुकी थी। अनऑथराइज्ड एनर्जी स्कैन डिटेक्टेड। अरे क्रैक प्रोग्रेस 10%। सिस्टम की सूचना धीरे धीरे गूंज रही थी। उस समय मैं स्क्रिप्चर पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल के अंधेरे में छिपा खड़ा था। मेरे हाथ में वैंग फुगी के ब्रोकन रिफ्लेक्शन मिरर का बचा हुआ एक टुकड़ा था। जैसे ही जियांग टैन की स्कैनिंग बीम मेरी छिपी हुई जगह के पास पहुंची, मैंने दर्पण का कोण हल्का सा बदल दिया। फौरन वह बीम मुड़ गई और सीधे पवेलियन की सबसे गहरी और सबसे फॉरबिडन बुकशेल्फ पर जा टकराई। वहां एक नामहीन एंशिएंट टोम रखा हुआ था, एक ऐसी किताब जिसे सिर्फ देख लेना ही किसी इंसान को पागल बनाने के लिए काफी था। अचानक जियांग टैन के सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। हाई डायमेंशनल इंफॉर्मेशन फ्लो डिटेक्टेड। फुल पार्सिंग इनिशिएटेड। वार्निंग, इंफॉर्मेशन लोड लिमिट मासिवली एक्सीडेड। लॉजिकल स्ट्रक्चर कोलैप्सिंग। सैनिटी लेवल अप्रोचिंग 0। अगले ही पल नीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, आ। जियांग टैन जमीन पर गिर चुका था। उसने ऐसी जानकारी को छू लिया था जिसे मॉर्टल माइंड्स समझ ही नहीं सकते थे। उसका सिस्टम खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी शटडाउन शुरू कर चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम बंद होने से पहले ही वह फॉरबिडन नॉलेज उसके दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर चुकी थी। अगले दिन पूरा सेक्ट हैरान रह गया। जियांग टैन पूरी तरह नग्न अवस्था में सेक्ट में घूम रहा था। वह सीधे सूरज को घूर रहा था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था, सब कुछ मोज़ेक है, पूरी दुनिया पिक्सेल्स और मोज़ेक से बनी है। मैं शांति से उसके पास से गुजर रहा था। अचानक उसने मेरे कपड़े का किनारा पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह फैली हुई थीं। तुम, स्वीपर, मैंने देख लिया है, तुम ही हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। भीतर हत्या का इरादा उठ खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसने मूर्खों जैसी मुस्कान दी। लार टपकाते हुए बोला, तुम वही आदमी हो जो सीवर साफ करता है, तुमसे बदबू आती है। मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, डीकॉन मजाक कर रहे हैं, मैंने आज नहाया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पास की मिट्टी में एक टूटा हुआ मोनोकल लेंस पड़ा था। वह उसके सिस्टम का फिजिकल कैरियर था। मैंने चलते चलते उसे अपनी एड़ी से कुचल दिया और पत्थरों की दरारों में गहराई तक दबा दिया। कुछ सच्चाइयाँ हमेशा के लिए दफन रहनी चाहिए। चारों तथाकथित जीनियसेस रहस्यमय तरीके से खत्म हो चुके थे। पूरे किंगयून सेक्ट का माहौल भारी और डरावना हो गया। लोग कहने लगे कि सेक्ट का फेंग शुई ही शापित हो चुका है, लेकिन किसी और के लिए यह अराजकता एक अवसर थी। उसका नाम था सू याओ, मेडिसिन किंग पीक की नई प्रिय शिष्या। वह बेहद कोमल और प्यारी दिखाई देती थी, धीमी आवाज में बात करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन मेरी नजरों में उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ गुलाबी हेलो दिखाई देता था। होली मदर कॉन्क्वेस्ट सिस्टम। उसका तरीका बाकी होस्ट से अलग था। वह लड़ती नहीं थी,
वह लोगों की भावनाओं से खेलती थी, धीरे धीरे उनका विश्वास जीतती, उनका फॉर्चून चुराती और खुद को पूरी तरह निर्दोष व्हाइट मूनलाइट साबित करती। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने इनर सेक्ट के जीनियसेस को नजरअंदाज कर दिया। उसका पहला टारगेट बना मैं। एक दिन वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। लिटिल ब्रदर, पूरे दिन झाड़ू लगाना बहुत थका देने वाला होगा, है तुम्हारे लिए ऑस्मेंथस केक लाई हूँ। उसने मीठी मुस्कान के साथ केक मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने केक की ओर देखा। मेरी नजरों में वह साफ दिखाई दे रहा था। पूरा केक ओबीडियंस पाउडर से ढका हुआ था, एक ऐसा सिस्टम आइटम जो खाने वाले को धीरे धीरे उसके प्यार में पागल बना देता। आखिर में वह उसकी ब्रेन वॉश्ड पपेट बन जाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत धन्यवाद सीनियर सिस्टर, लेकिन मुझे भूख नहीं है। सू याओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। क्या लिटिल ब्रदर को मेरा खाना पसंद नहीं आया? आंसू तुरंत उसकी आंखों में चमकने लगे और आसपास गुजर रहे शीशे मेरी तरफ घूरने लगे। यह स्वीपर खुद को समझता क्या है? सीनियर सिस्टर सू ने खुद केक बनाया है और यह मना कर रहा है। सू याओ के सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। डिंग, बाईस्टैंडर A, B, C अफेक्शन +10, फॉर्चून वैल्यू +50। मैंने उसकी पूरी चाल समझ ली। वह अपनी कमजोरी का नाटक करके मॉरल हाई ग्राउंड हथियार लेती थी, फिर उसी का इस्तेमाल करके लोगों का फॉर्चून लूटती थी। सच में वह मैनिपुलेटिव ग्रीन टी की जीवित परिभाषा थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने कपड़ों में हाथ डालकर बासी, सख्त और फफूंदी लगी रोटी का टुकड़ा निकाला। फिर दुखी चेहरे से बोला, सीनियर सिस्टर गलत समझ रही है। मुझे डर है कि अगर मैंने इतना स्वादिष्ट केक खा लिया तो मैं यह खाना फिर कभी नहीं खा पाऊंगा। मैंने रोटी ऊपर उठाई। गरीबी से अमीरी तक जाना आसान है, लेकिन अमीरी से वापस गरीबी में लौटना मुश्किल है। भीड़ तुरंत पिघल गई। बेचारा स्वीपर, उसकी जिंदगी सच में कठिन है। सीनियर सिस्टर सू का इरादा अच्छा था, लेकिन शायद वह उसकी स्थिति नहीं समझ पाई। सू याओ की मुस्कान एक पल को जम गई। उसके सिस्टम ने सूचना दी, डिंग, बाईस्टैंडर अफेक्शन डिक्रीज्ड, फॉर्चून वैल्यू -20। एक पल के लिए उसकी आंखों में झड़ जैसा गुस्सा चमका, लेकिन तुरंत गायब हो गया। वह मुस्कुराई। मेरी गलती थी, मैंने ठीक से नहीं सोचा और शालीनता से चली गई। लेकिन मैं जानता था वह हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसके सिस्टम ने मुझे पहले ही स्पेशल एनपीसी के रूप में मार्क कर दिया था। एक ऐसा टारगेट जिससे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला था। अगले कई दिनों तक उसने मुझ पर लगातार हमले किए। कभी ट्रैकिंग टैलिस्मान्स लगे कपड़े भेजे, कभी स्लो एक्टिंग सिस्टम पॉइजन वाली पिल्स, कभी मेरे झाड़ू को चुराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी योजना नाकाम हो गई। मैंने ट्रैकिंग क्लोथ्स एक आवारा कुत्ते को पहना दिए, पॉइजन पिल्स पीछे के पहाड़ के बंदरों को खिला दी और झाड़ू चुराने आए लोगों को खाली हाथ वापस भेज दिया। जबकि सू याओ का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा। आखिरकार सू याओ ने सारे दिखावे छोड़ दिए। उसने अपनी सबसे खतरनाक योजना शुरू कर दी। एक दिन वह अचानक मेरी तरफ भागती हुई आई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक नजर में ही मैं समझ गया, वह सिस्टम जनरेटेड फेक स्वेट था। वह घबराकर चिल्लाई, सीनियर ब्रदर, मुझे बचाओ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वह नाटकीय अंदाज में मेरी बाहों में गिरने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं बस एक कदम बगल में हट गया। धड़ाम, उसका चेहरा सीधे कठोर मिट्टी पर जा लगा। मैंने नकली घबराहट दिखाई। सीनियर सिस्टर, आपका पीछा कौन कर रहा है? वह रोने का अभिनय करते हुए पीछे इशारा करने लगी। डीमोनिक कल्टीवेटर, वह मुझे मार देगा। मैंने पीछे देखा। काले धुएं का एक विशाल बादल तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मैं तुरंत समझ गया, यह उसके सिस्टम से खरीदा गया फैंटोम डीमन सोल्जर था। एक नकली भ्रम। इसमें अटैक पावर बिल्कुल नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ मुझे हीरो बनने पर मजबूर करना था। फिर आखिरी पल में सू याओ मेरे लिए बलिदान देने का नाटक करती, मेरा अफेक्शन मैक्स करती और बाद में मेरा फॉर्चून लूट लेती। सच कहूँ तो यह एक शानदार स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसने एक घातक गलती कर दी। उसने यह नाटक फॉरबिडन बैक माउंटेन के पास किया। मैंने अचानक पूरी ताकत से चिल्लाया, यह सचमुच डिमोनिक कल्टीवेटर है। सीनियर सिस्टर, अपनी जान बचाकर भागो। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन सेक्ट की तरफ नहीं, सीधे फॉरबिडन एरिया की सबसे खतरनाक गहराइयों में। सू याओ का चेहरा बदल गया। रुको, वह फॉरबिडन जोन है, हम वहाँ नहीं जा सकते। मैं जोर से बोला, सिर्फ फॉरबिडन अरेज ही डीमन को रोक सकती है। डरो मत सीनियर सिस्टर, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऊपर से मैं हीरो बन रहा था,
लेकिन चुपके से मैंने उसकी मेरिडियंस सील कर दी थीं। अब वह चाहकर भी मुझसे छूट नहीं सकती थी। हम घने कोहरे के बीच दौड़ते चले गए। उसी समय उसके सिस्टम ने घबराकर चेतावनी दी, वार्निंग, हाई डेंजर एरिया एंटर्ड, एक्सट्रीमली डेंजरस डीमोनिक बीस्ट डिटेक्टेड। हाँ, उसका फैंटोम डीमन नकली था, लेकिन फॉरबिडन एरिया में रहने वाला आयरन ईटिंग बीस्ट बिल्कुल असली था। और वह कोई साधारण बीस्ट नहीं था, वह एक विशाल म्यूटेटेड पांडा था, जिसका स्वभाव विस्फोटक और बेहद हिंसक था। अचानक रूआरर, धरती हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। घने कोहरे को चीरते हुए एक विशाल काला सफेद शरीर बाहर निकला। उसने आते ही फैंटोम डीमन को ऐसे चकनाचूर कर दिया जैसे हवा में उड़ता कोई बुलबुला। सू याओ का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया और उसी पल उसकी असली प्रकृति सामने आ गई। वह चीखी, जूनियर ब्रदर, इसे मेरे लिए रोक लो। और उसने मुझे सीधे बीस्ट की तरफ धक्का दे दिया। यही था उसका असली चेहरा। कोई होली मदर नहीं, कोई दयालु लड़की नहीं, सिर्फ एक स्वार्थी मैनिपुलेटर। लेकिन ए पहले से तैयार था। उसके धक्के के साथ ए पीछे लुढ़क गया और सीधे उस कर्रे में गिर गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले खोदा था। आयरन ईटिंग बीस्ट ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि मैं उसे अक्सर खाना खिलाता था। उसकी पूरी नजर सू याओ पर टिक गई। सू याओ हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई, सिस्टम, इनविंसिबल गोल्डन बॉडी एक्सचेंज करो। सिस्टम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, डिंग, इनसफिशिएंट पॉइंट्स, एक्सचेंज फेल्ड। उसकी आंखों में निराशा भर गई। अगले ही पल, बूम, आयरन ईटिंग बीस्ट का विशाल पंजा सीधे उसके शरीर पर आ गिरा। उसने उसे मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन सिर्फ एक बार ही काफी था। उसके शरीर की हर मरीडियन टूट गई। सू याओ ने खून की बड़ी मात्रा उगल दी और टूटी हुई गुड़िया की तरह हवा में उछल गई। उसके सिर के ऊपर चमकता गुलाबी हेलो टूटने लगा। फिर सिस्टम की आवाज सुनाई दी, होस्ट बॉडी इरेपरेबली डैमेज्ड, रिकवरी वैल्यू 0, सिस्टम अनबाइंडिंग इनिशिएटेड। सू याओ मिट्टी में पड़ी हुई थी। उसकी आंखों में घुटन भरा डर था। वह असहाय होकर देखती रही जब गुलाबी रोशनी उसके शरीर से निकल गई। ए धीरे धीरे गर्रे से बाहर आया, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी। तभी आयरन ईटिंग बीस्ट खुश होकर मेरी तरफ आया। उसने अपना विशाल सिर मेरे पैर से रगड़ा और संतुष्ट आवाज निकाली। मैंने वैंगफुगी के स्टोरेज से मिले हाई ग्रेड स्पिरिचुअल बैम्बू शूट का एक टुकड़ा उसे फेंक दिया। वह खुशी से उसे खाने लगा। फिर मैं सू याओ के पास पहुंचा। वह मर चुकी थी। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की अभिव्यक्ति हमेशा के लिए जम चुकी थी। घास पर एक छोटा चमकता हुआ गुलाबी फ्रैगमेंट पड़ा था, उसके सिस्टम का अवशेष। मैं झुका, उसे उठा लिया और धीरे से फुसफुसाया, 112, फेक काइंडनेस, रियल प्रेडेशन। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। काले बादल पूरे आकाश पर छा चुके थे। फिर मैंने धीरे से कहा, असली बिग बॉस आखिरकार आने वाला है। सू याओ की मौत के बाद पूरा 1 महीना गुजर गया। फॉरबिडन माउंटेन असामान्य रूप से शांत था। यहाँ तक कि म्यूटेटेड हॉर्नेट्स भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आयरन ईटिंग बीस्ट भी छिपा हुआ था। हवा में धातु जैसी भारी गंध तैर रही थी। मैं समझ गया, बिग बॉस आ चुका था। उस रात कचरे के गड्ढे के पास खड़ा था। सू याओ का पिंक फ्रैगमेंट बाकी सिस्टम फ्रैगमेंट्स के साथ रख रहा था। तभी मेरे सिर के ऊपर से एक कर्कश आवाज गूंजी। मुझे पता था, यह जगह सचमुच एक खजाना है। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा। हवा में एक आदमी तैर रहा था। उसने फटे हुए काले कपड़े पहन रखे थे। वह बाकी होस्ट्स की तरह आकर्षक नहीं दिखता था। उसका पूरा शरीर काली शापित पट्टियों से लिपटा हुआ था। सिर्फ उसकी 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। डुआन तियन्या, आउटर सेक्ट का एक साधारण फायर स्टार्टर और अब तक का सबसे खतरनाक सिस्टम होस्ट। वह था डुआन तियन्या। पहले वह आउटर सेक्ट का एक साधारण फायर स्टार्टर था, लेकिन फिर उसने डिवार एंड इवॉल्व सिस्टम जागृत कर लिया और उसके बाद वह सिस्टम होस्ट्स का सबसे खतरनाक प्रेडेटर बन गया। बाकी होस्ट्स क्वेस्ट पूरे करते थे, एनपीसीज को जीतते थे, फॉर्चून जमा करते थे, लेकिन डुआन तियन्या अलग था। वह सीधे दूसरे होस्ट्स का शिकार करता था, उन्हें मारता था, उनके सिस्टम्स निगल जाता था और अपनी शक्ति को लगातार इवॉल्व करता रहता था। मुझे पहले से शक था, किंगयून सेक्ट से हाल ही में गायब हुए लो लेवल होस्ट्स शायद सब उसके पेट में जा चुके थे। मैंने मन ही मन गिनती की, 112, और ग्रीन टी सू याओ को छोड़ दे तो यह उसका 113वां सिस्टम होगा। डुआन तियन्या मेरे कचरे के गड्ढे को घूर रहा था। उसकी आंखों में सिस्टेमिक ग्रीड साफ दिखाई दे रही थी। काली लार उसके मुंह से टपक रही थी। जहां भी गिरती
पत्थर तक पिघल जाते। वह गुर्राया, हटो रास्ते से, ये सभी फ्रैगमेंट्स मेरे एवोल्यूशन न्यूट्रिशन हैं। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। फौरन एक पिच ब्लैक वाइंड ब्लेड मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसमें नेसेंसोल एक्सपर्ट का दबाव भरा हुआ था। ब्लेड मुझ तक पहुंचती उससे पहले ही उसकी शॉकवेव ने मेरी झाड़ू का हैंडल तोड़ दिया। मैंने सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ी। इस आदमी में सचमुच कोई क्लास नहीं है, सीधे गार्बेज डंप लूटने आ गया। मैं जानता था इस अटैक को डॉज करना असंभव था, इसलिए मैंने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक टूटा फूटा फोल्डिंग फैन निकाला। ये फेंग के पीच ब्लॉसम फैन के बचे हुए टुकड़े थे, जिन्हें मैंने वैंग फुगी के सुपर स्ट्रेंथ सिस्टम ग्लू से जोड़कर फिर से बनाया था। उसकी चार्म एबिलिटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फैन की रिब्स अब भी आउटर हेवन मीटियोर आयरन से बनी थीं, पूरी तरह अविनाशी। मैं गर्जा, ओपन, धड़ाम, फैन खुल गया। मैंने उसे शील्ड की तरह आगे कर दिया। अगले ही पल ब्लैक ब्लेड उससे टकराई। बूम, भयानक विस्फोट हुआ। चिंगारियां चारों तरफ फैल गईं। 10 कदम पीछे फेंक दिया गया। मेरे हाथ की चमड़ी फट गई, खून बहने लगा, लेकिन फैन बिल्कुल सही सलामत था। पहली बार डुआन तियन्या के चेहरे पर झटका दिखाई दिया। एक मॉर्टल मेरे डिस्ट्रक्शन ब्लेड को रोक गया। उसने अविश्वास से फैन को घूरा, फिर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह फैन, ये फेंग का अवशेष है। उसकी नजर फैन से हटकर कचरे के गर्रे पर गई, जहां सिस्टम फ्रैगमेंट्स का विशाल ढेर पड़ा था। और अचानक उसे सब समझ आ गया। मैं समझ गया, तुम ही क्लीनर हो। मैंने हर जगह खोजा और तुम मेरी नाक के नीचे छिपे हुए थे। वह पागलों की तरह हंसा। जैसे ही मैं इन सभी फ्रैगमेंट्स को निगल लूंगा, मैं मेन गॉड बन जाऊंगा। अब उसके अंदर की लालच पूरी तरह फूट चुकी थी। उसने किसी भी सावधानी को छोड़ दिया, तेजी से हैंड सील्स बनाए और अचानक चीर, उसकी छाती खुद ब खुद फट गई। खून हर तरफ फैल गया। उसके सीने के भीतर एक विशाल पिच ब्लैक वॉर्टेक्स दिखाई दिया, एक जीवित ब्लैक होल। अगले ही पल पूरे बैक माउंटेन पर भयानक सक्शन फोर्स फैल गई। विशाल पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए, बड़े बड़े पत्थर धूल बन गए, यहाँ तक कि रोशनी तक मुड़कर उस ब्लैक होल में समाने लगी। कचरे के गड्ढे में पड़े फ्रैगमेंट्स कांपने लगे। लॉन्ग एओशन की गोल्डन फर्नेस, वैंग फुगी की फेक मनी डस्ट, सू याओ का पिंक हेलो और बाकी सभी सिस्टम रेमनेंट्स सब आकाश की ओर उड़ने लगे, मानो भूखी शार्कों ने ताजे खून की गंध सूंघ ली हो। मैंने एक विशाल चट्टान को कसकर पकड़ लिया। हवा इतनी खतरनाक थी कि लगता था चेहरा तक उखड़ जाएगा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, अरे उन्हें मत निगलो, तुम्हें भयानक इंडिजेशन हो जाएगी। मैं बिल्कुल गंभीर था, लेकिन डुआन तियन्या हंस पड़ा। उसे लगा मैं अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ। चुप रहो, सब निगलने के बाद मैं तुम्हें भी खाऊंगा। उसने ब्लैक होल की शक्ति और बढ़ा दी। तुरंत सैकड़ों रंग बिरंगे सिस्टम फ्रैगमेंट्स उसके सीने में समाने लगे और उसकी ऑरा आसमान छूने लगी। अर्ली नेसेंट सोल, मिडल नेसेंट सोल, लेट नेसेंट सोल, पीक नेसेंट सोल, फिर स्पिरिट फॉर्मेशन रियल्म। धड़ाम, किंग्यून सेक्ट की प्रोटेक्टिव अरेज तक कांप उठीं। डुआन तियन्या पागलों की तरह हंसने लगा। पावर, यह है अल्टीमेट पावर। उसका शरीर फूलने लगा, काली पट्टियां टूटने लगीं। वह गर्जा, मैं भगवान हूँ, मैं। लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसकी हंसी गले में अटक गई। उसका चेहरा भयावह रूप से मरोड़ने लगा। बाई आंख अचानक सुनहरी हो गई, दाई आंख चमकती गुलाबी हो गई। फिर उसने नियॉन ग्रीन झाग उगलना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अंदर मौजूद दर्जनों सिस्टम्स आपस में टकरा रहे थे और जिन होस्ट्स को उसने निगला था, उनकी बची हुई इच्छाएं बाहर फूटने लगीं। एक पल वह चिल्लाता, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अगले पल सब लोग मुझसे प्यार करें। फिर मैं हेवंस चोजन हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं इनविंसिबल हूँ। दर्जनों आवाजें एक साथ उसके मुंह से निकल रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे नियंत्रण खोने लगा। मैं वही आदमी हूँ जो अपने मास्टर को जीत कर दिखाएगा। डुआन तियन्या अचानक चीखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई। नहीं, मैं पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड खरीदूंगा। फिर दूसरी आवाज निकली, मैं हेवन को चुनौती दूंगा। और फिर मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। उसके शरीर के अंदर मौजूद 114 अलग अलग सिस्टम्स एक साथ टकरा रहे थे। 114 अलग अलग इच्छाएं, 114 अलग अलग जुनून, 114 एक दूसरे के विरोधी लॉजिक सिस्टम्स। वे फ्रैगमेंट्स सिर्फ एनर्जी नहीं थे, उनमें उनके पुराने होस्ट्स की अधूरी इच्छाएं भरी हुई थीं, उनकी मौत का दर्द, उनकी असफलताएं।
उनका पागलपन, सब कुछ। वे असल में लॉजिक वायरसेस थे। अगर डुआन तियन्या उन्हें एक एक करके एब्जॉर्ब करता तो शायद उन्हें डाइजेस्ट कर लेता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। उसने सभी 114 सिस्टम्स एक साथ निगल लिए थे। यह बिल्कुल वैसा था जैसे एक कमजोर कंप्यूटर में एक साथ 114 अलग अलग एंटीवायरस प्रोग्राम्स चला दिए जाए। परिणाम पहले से तय था, सिस्टम क्रैश, पूर्ण विनाश। डुआन तियन्या दर्द से चीखा, मेरा दिमाग जल रहा है। वह आसमान में पागलों की तरह लुढ़कने लगा और उसका शरीर भयानक तरीके से म्यूटेट होने लगा। उसका बायां हाथ एक विशाल मैकेनिकल क्लॉ बन गया, दायां हाथ चमकते गुलाबी टेंटेकल में बदल गया। उसकी पीठ से एक विशाल एल्केमी फर्नेस निकल आया और उसका पेट एक जायंट पिगी बैंक में बदल गया। उसी समय दीवार सिस्टम चीख उठा, वार्निंग, कंप्लीट लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, सिस्टम कोर ओवरलोडेड, फोर्स्ड रीबूट इनिशिएटेड, रीबूट फेल्ड, फैटल एरर, होस्ट एक्सपीरियंसिंग टोटल सिस्टेमिक स्किज़ोफ्रीनिया। डुआन तियन्या दर्द से तड़प उठा, निकल जाओ, सब मेरे शरीर से बाहर निकलो। वह सब कुछ उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शैतान को बुलाना आसान होता है, उसे निकालना नहीं। वे सिस्टम फ्रैगमेंट्स उसकी स्पिरिचुअल रूट्स में गहराई तक समा चुके थे और उसके अस्तित्व को फिर से लिख रहे थे। वह मेरी तरफ घूरकर चीखा, क्लीनर, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं चट्टान पकड़े हुए चिल्लाया, मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हें इंडिजेशन हो जाएगी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मैंने सिर हिलाया, और वैसे भी कौन सा सामान्य इंसान गार्बेज डंप में कूदकर कचरा खाता है। बूम, एक भयानक विस्फोट हुआ। डुआन तियन्या का शरीर अपनी सीमा तक फूल गया, मानो कोई गुब्बारा अभी फटने वाला हो। फिर अचानक सारी ऊर्जा अंदर की ओर धंसने लगी। यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, यह उससे कहीं अधिक खतरनाक था। उसके सिस्टम्स की मूल संरचना ढह रही थी, उसके रूल्स, उसका लॉजिक, उसका अस्तित्व, सब कुछ टूट रहा था। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। उसने आखिरी बार चीख मारी और फिर उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा, तेजी से और तेजी से, जब तक कि वह एक छोटे से काले बिंदु में नहीं बदल गया। उसके बाद पूर्ण कोलैप्स। उसका मांस, उसका खून, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और 114 सिस्टम्स का दूषित कोड, सब कुछ एक छोटे से काले मार्बल में सिमट गया। टिक, वह मार्बल जमीन पर गिरा, लुढ़कता हुआ मेरे पैरों तक आ गया। उसके अंदर 114 सिस्टम्स के अवशेष सील थे। वे अब भी उसके भीतर घूम रहे थे, मानो कोई छोटा अराजक ब्रह्मांड कैद हो। मैं झुका, उसे उठाया और हाथ में तौला। वह दिखने से कहीं ज्यादा भारी था, एक चलता फिरता डिजास्टर। मैंने उसे अपने विशेष लीड लाइन डस्टपैन में डाल दिया, फिर धीरे से बुदबुदाया, ठीक है, 114 हीरो सुरक्षित रूप से कंटेन हो चुके हैं। आखिरकार डुआन तियन्या की समस्या खत्म हो गई थी। मैं कचरे के गड्ढे को मिट्टी से ढकने ही वाला था, तभी मेरे पीछे एक शांत आवाज सुनाई दी, तुम बहुत साफ स्वीप करते हो। उस एक वाक्य ने मेरी रीढ़ जमा दी। मैं लगभग अपनी झाड़ू गिरा बैठा, धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मेरी नजर किंगयुन सेक्ट के सर्वोच्च व्यक्ति पर पड़ी, सेक्ट मास्टर किंग शुअन झेनरेन। वह चांदनी के नीचे खामोश खड़ा था, उसकी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो उनमें अनंत ब्रह्मांड छिपा हो। मैं तुरंत झुक गया। यह शिष्य सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है, लेकिन अंदर से मेरा दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। 23 साल, मैंने 23 साल तक खुद को छिपाया था, और अब शायद सब खत्म होने वाला था। सेक्ट मास्टर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे कचरे के गड्ढे तक गया। उसने मेरे लीड डस्टपैन को देखा और शांत स्वर में बोला, डुआन तियन्या एक स्पिरिट फॉर्मेशन एक्सपर्ट था, उसके पास दीवार सिस्टम भी था। वह एक वास्तविक खतरा था। उसकी नजर मुझ पर आ गई। फिर भी तुमने उसे कचरे के ढेर से मार डाला। क्या तुम सचमुच सिर्फ एक स्वीपर हो? मैंने घबराकर लार निगली और पूरी गंभीरता से जवाब दिया, सेक्ट मास्टर को उत्तर देते हुए, मैं हेड स्वीपर हूँ। अगर इसे प्रमोशन माना जाए तो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सेक्ट मास्टर ने गहरी सांस छोड़ी, मानो वह तय नहीं कर पा रहा था कि हंसे या सिर पकड़ ले। यह पूर्ण डायमेंशनल सप्रेशन था। उस विशाल गोल्डन आई के सामने पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड किसी चींटी से भी छोटी लग रही थी। माउंटेन्स कांप रहे थे, रिवर्स रुक गई थीं, आकाश में उड़ते स्पिरिट बीस्ट्स सीधे जमीन पर गिर पड़े और लाखों कल्टीवेटर्स सिर्फ सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं भी पहली बार अपने सीने पर असली दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि
जहां बाकी लोग पूरी तरह कुचल दिए गए थे। मैं अब भी खड़ा था। हाँ, मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं घुटनों पर नहीं गिरा। ऊपर आकाश में मौजूद गोल्डन आई कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर उसकी अंतहीन डेटा स्ट्रीम्स अचानक तेजी से बहने लगीं। अननोन अनोमली डिटेक्टेड, टारगेट कैनॉट बी कैटेगराइज्ड, अनेबल टू आइडेंटिफाई सिस्टम सिग्नेचर।